भाभी दरवाज़ा खोल दो। भाग 2। मैं रुचि और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। ये दोनों ही बड़ी अजीब अजीब से हरकत कर रही थी। मैं अपनी सोच में गुम थी कि तभी भाभी कमरे से बाहर निकल आई और लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो लंगड़ाते हुई कमरे से बाहर आ गई। फिर भाभी तो किचन में चली गई तो रुचि भी कमरे से बाहर निकल आई। यह देखकर तो मैं दंग रह गई थी कि रुचि भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैं रुचि के हाथ को पकड़ा। मैं इस फिक्र में घुलती जा रही थी जब मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर मुझे 1 किलो मसूर दाल लाने के लिए भेज दिया। मैं कपड़े बदलकर कमरे में गई तो ये देखकर दंग रह गई। रुचि फर्स्ट ईयर की किताब पढ़ रही थी। मुझे देखकर वो इस तरह चौंक गई थी कि झट से वह किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल ला देती हूँ, फिर रुचि को तो बाद में देखूँगी। मैं दाल ले आई के पास गई और उनसे पूछने लगी कि उनके पैर में क्या हुआ है, तो वह चुप बैठ गई थी। भैया को भी बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी और मैं अक्सर किचन में भाभी की मदद करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए मैं किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी, दाल चावल के बारे में सोच सोच कर बड़ी भूख लगी रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखा था। भाभी कहने लगी, मैं घर में आलू की सब्ज़ी बनाई है। दाल तो मैं कब का खा गई हूँ। बहुत अच्छी दाल थी। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई। मैं अपनी सोच में गुम थी, लेकिन रुचि को देखकर मैं एकदम से चौंक गई, क्योंकि वह अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उनसे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तूने तो पढ़ाई से जान चुराई थी। अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैं रुचि से किताब छीनने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया था और एकदम से गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो। हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आप सिर्फ मुझे 2 साल बड़ी हैं।
20 साल नहीं, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती हो। मुझे रुचि से इस तरह का बर्ताव का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रुचि ने तो कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गई थी। भैया मुझे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वह भैया के सामने आने को टाल रही थी और बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि वह लंगड़ा लंगड़ा कर न चले। भैया ने मुझसे सब यूं ही सोच में गुमसुम पाया, तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैं बिना कुछ सोचे समझे ही भैया को बता दिया कि रुचि ने मेरे साथ बदतमीजी की है। भाई ये बात सुनकर हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने रुचि को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो? वह बाहर आकर हम सब से बात साथ में क्यों नहीं बैठी? भैया के शब्द अभी मुंह में ही थे कि रुचि ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। वह बोली, पिताजी खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिए। भैया कहता है कमरे में बैठो, भाभी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बात तो मेरी दुश्मन ही बन गई है। मैं भैया रुचि की हालत देख कर न रह गए। फिर भैया उठे और रुचि को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, रुचि तुम जानती हो कि मैं तुमसे कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी की तरह ही समझा है। फिर इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो? और रुचि कुछ भी बोले बिना सिर्फ रोती चली जाती रही। हम सब परेशान हो गए। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई थी। मैंने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, आरोही, आज रुचि घर में होती है, यह इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है? कोई बात हुई है क्या? भाभी का चेहरा एकदम ही सफ़ेद पड़ गया था। वह बड़ी डरी हुई लग रही थी। वो बोली, प्रमोद, रुचि हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार उसे बोला था कि घर के काम काज में थोड़ा मेरी मदद कर दिया करो। इस तरह से तुम्हें बोर भी नहीं होगी। शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई होगी। भैया कुछ सोचने लगे, जबकि ना जाने जैसे क्यों लगा कि जैसे आरोही भाभी हमसे कुछ छुपा रही है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ न कुछ गड़बड़ तो
जरूर थी। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए। अच्छी अच्छी मूवी के लिए किताबें और नॉवेल्स भी लेकर आए और भाभी ने रुचि के हाथ में थमा दी और भैया कहने लगे, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होगी। फिर कैरम भाभी के हाथ में थमाकर बोले, आरोही तुम। भाभी भी मुस्कुरा रही थी। मैं जब कमरे में आई तो रुचि बड़ी जोश में लग रही थी। वो बोली, कृति मैं सारा दिन फिल्म देखने लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाते रहना। मेरी भी दिल ललचा गया। भैया रुचि के लिए तो बच्चे वाली फिल्म भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जागकर पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने भाभी को अपने कमरे में से निकलते हुए देखा। वह तेज तेज कदमों से चलती हुई छत पर चली गई थी। न जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी, तो मैं परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब कुछ भूलकर बाहर देखती ही रह गई थी। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली आई थी। आखिर यह सब हो क्या रहा था? मैं इस फिक्र में भूली जा रही थी जब मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर मुझे 1 किलो मसूर दाल लाने के लिए भेज दिया। मैं कपड़े बदलकर कमरे में गई तो ये देखकर दंग रह गई। रुचि फर्स्ट ईयर की किताब पढ़ रही थी। मुझे देखकर इस तरह चौंक गई कि झट से वह किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल ला देती हूँ, फिर रुचि को तो बाद में देखूँगी। मैं दाल ले आई तो भाभी मुझे थैला ले लिया और कोई भी बात किए बिना वो अपने कमरे में चली गई। अंदर दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और रुचि की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वह कहने लगी, कृति तुम भाभी को से ये रोज़ रोज़ दाल लाकर मत दिया करो। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। तो ऐसा क्यों कह रही थी? तो मैं इस पर उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? रुचि जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मेरे सिर चक्कर खाने
लगा। मैं रुचि की बात झुठला भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो सारा दिन घर में ही होती थी। उसे तो भाभी की हर काम की बराबर जानकारी होती थी। मैंने रुचि को कसम देकर मना कर दिया कि वो फिर हाल इस बात को किसी से भी न कहे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीकात करूँगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ाई में बैठ गई तो रुचि टेरेस पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं रुचि और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। ये दोनों ही बड़ी अजीब अजीब से हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोच में गुम थी कि तभी भाभी कमरे से बाहर निकल आई और लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने भाभी से कहा, दाल कहाँ गई? भाभी बोली, वो तो मैं खा ली, बड़ी अच्छी थी। तो ये सुनकर मैं चुप हो गई और फिर भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई घर के काम कर रही थी। तब अचानक मुड़कर बोली, रुचि कहाँ है? मैंने बताया कि वो तो छत पर गई है। यह सुनकर भाभी के चेहरे का रंग अचानक उड़ गए थे। वो लंगड़ाते हुए छत की तरफ जाने लगी। मैं सिर झटक दिया और अपनी किताब उठा ली। यह दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल कर देंगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बहुत देर हो गई थी। मैं भी दोनों के पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज़ सुनी सकती थी। भाभी रुचि को बुरी तरह डांट रही थी। रुचि के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूटा सा गया। मैं जैसे ही छत पर पहुंची तो भाभी मुझसे देखकर डर गई। उसने रुचि को गले लगा लिया और प्यार से बोली, कैरम नहीं खेलोगी अपनी भाभी के साथ? रुचि ने भी अपने आंसू को पोंछ दिए और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को हैरत से देख रही थी। मैंने रुचि का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे ले आ गई थी। उस कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? रुचि घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों डांटेंगी, बल्कि वो तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैं कुछ सोचकर चुप हो गई। मैंने कहा, रुचि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का
राज जानना चाहती हूँ। उस दिन तुमने जो मुझे बताई थी वह सिर्फ तुम्हारा वहम था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत लाकर दे दो। कल जब मैं भाभी को दाल लाकर दूंगी तो तुम उनके कमरे में छुप कर देखना कि वो दाल कैसे खाती हैं और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगती हैं। मेरी बात सुनकर रुचि एकदम से मुस्कुरा गई और वह बोली, कृति, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते ही मैं उसके दिमाग में सारा प्लान फिट करके आई थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी का मेरा इंतज़ार करते ही पाया था। वो बोली, कृति, जल्दी से दाल लाकर दे दो। मैं मुंह धोने के लिए कमरे में चली गई और रुचि को भी समझा दिया कि जैसे भाभी को आवाज़ देकर बुला लूँगी, तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हाँ कर हाँ कह दिया था। मैं भाभी को आवाज़ दी और कहा, भाभी, दाल अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुराकर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी लाकर देता हूँ। वैसे इतनी देर में रुचि भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं दाल लेकर आई थी। भाभी ने खुशी खुशी वह दाल मुझे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर आ गई। फिर भाभी तो किचन में चली गई तो रुचि भी कमरे से बाहर निकल आई। यह देखकर तो मैं दंग रह गई थी कि रुचि भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने रुचि के हाथ को पकड़ा और जल्दी से पूछा, रुचि, बता, मुझे क्या मालूम हुआ। रुचि बड़ी परेशानी सी लग रही थी। वह बोली, कृति, मैं तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर घर से निकलती है, मगर तुमने यकीन नहीं किया था। वो खिड़की बहुत छोटी है, उससे निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती है। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं वापस आ गई। मैं रुचि कसम दी कि वो भैया को इस बारे में कुछ भी न बताए। वो बोली, भैया को इस बारे में कुछ भी बताए तो पागल तो नहीं हूँ जो भाई को घर उजाड़ने को सोचूं।
मैं रुचि को एक किताब दी और बोली कि तुम इसको पढ़ लेना। मैं उसका छोटा सा दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गई कि भाभी के बारे में मैं भैया को बताऊं या फिर न बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वह मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यह बात सोचते सोचते मेरी आंखें लग गई थी। न जाने कितनी देर सोच रही, जब भैया के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, तब मैं घबराकर उठ गई थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागती हुई बरामदे में गई। मैं भैया, भाभी और रुचि को देखा। मुझे लगा कि रुचि ने भाभी की हकीकत भैया को बता दी, तब वो उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर गुस्से से बोले, कृति, मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इसको नहीं संभाल पाई। भैया का इशारा रुचि की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया, हुआ क्या है? भाई की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, तुम रुचि से पूछ लेना, यह पता करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम ही डर गई थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से ना में सिर हिला दिया। फिर मैं भैया से कहने लगी, रुचि ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, प्रमोद, आप बिना सबूत इतना गुस्सा न करें, बच्ची हैं, सुधर जाएगी। भैया अब भाभी को घूर घूर कर देख रहे थे। वो बोले, मैं शादी के पहले ही दिन तुम्हें बताया कि ये दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, बल्कि मैं इन्हें अपनी बेटियां भी समझता हूँ। तुम माँ बनकर उनकी परवरिश करना। इस तरह से पालन पोषण किया है तुमने। इसका मैंने रुचि का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले आई। मैं रुचि से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि आखिर बात हुई क्या है। वो रोते हुए बोली, भाभी चाहती हैं कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चली जाएं। इसलिए वो ये सब करके हमें हमारे भाई की नज़रों में गिराना चाहती हैं। मैं बोली, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाले ही उसमें गिर जाएंगे। अगले दिन मैं भैया के साथ कॉलेज जाने लगी। मैं तो भैया बड़े खामोश थे, उनकी आंखों में गुस्सा देख रहा था। मैंने कहा, भैया, आज आप वापस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज लेने के लिए आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूँ। भैया कुछ कहे बिना ही चले गए, मगर यह उनकी मेहरबानी थी कि वो मुझे लेने के लिए
आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वो घर से बाहर ही रहें जब तक मैं इशारा करके उन्हें न बुलाऊं, तब भी वो आए। मैं जैसे ही घर गई, भाभी ने दाल का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं दाल लेने बाहर निकली तो भैया आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस आप चुप रहिए, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं दाल लेकर चली गई तो भाभी ने मेरे हाथ से दाल का थैला ले लिया और कमरे में चली गई। मुझे इसी वक्त का इंतज़ार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भैया को अपने साथ घर ले गई। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। भैया के पास एक कटर था जिसके ज़रिए उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी अंदर कमरे में नहीं थी। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली थी। भाई ने उस खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी नज़र आई। वो तेज तेज चलती हुई कहीं जा रही थी। भैया भी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और रुचि भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाए थे। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए थे। एक बाबा का घर था जहां लोग ताबीज़ बनवाने के लिए आया जाया करते थे। तेज तेज चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। भैया आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़ कर उन्हें घर ले आए थे। भैया के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वो भाभी के से बोले, आरोही, आज मैं अपनी आँखों से सब कुछ देख लिया तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं, मुझे सच सच बता दो। तब भाभी बोली, प्रमोद, भगवान जानता है मैं आपकी इन दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह ही समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते हैं कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती हूँ। उनकी वजह से आप मुझे दोस्त शब्द भी सुना देते थे तो मुझे यह वहम हो गया था शायद आप मुझे प्यार नहीं करते थे। ऐसा भी लगता था कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे तलाक दे देंगे। मैं अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में पता किया तो वह बोली, एक साधु बाबा जी मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उससे पति मुट्ठी में आ जाता है। इसलिए मैं आप सब से छुपकर उनकी सभा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा था कि पूरे 30 दिन 1 किलो मसूर का दाल
पर मंत्र का प्रयोग करना है और वहीं डाल नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे यह सब करते हुए पूरे 25 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद उन मंत्रों का पाठ करती थी जिसकी वजह से रुचि पर ध्यान ना रख सकी। मुझसे चूक हो गई। रुचि अपने ही इलाके के आवारा लड़के नवीन से मोहब्बत कर बैठी और इनके दरमियान चिट्ठी और खत का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे रुचि पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे नवीन का खत नज़र आया। उसमें उसने रुचि की तरफ बहुत तारीफ करी थी। मैंने वह खत रुचि को दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भैया को बता दूंगी, इसलिए समय रहते सुधर जाओ। मगर रुचि तो मुझ पर ही अपना दुश्मन समझने लगी। मैं यह ठान चुकी थी कि 30 दिन के बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मेरी मन्नत भी। इसके बाद मैं रुचि से सख्ती से पेश आऊँगी, मगर यह व्रत पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगती चाहती हूँ कि मैं रुचि का ख्याल नहीं रख पाई। मैं रुचि की तरफ देखा तो वह शर्म के मारे सिर झुकाकर खड़ी थी। मैंने भैया के आगे बढ़कर रुचि का हाथ रख दिया और बोले, बेटा, अगर नवीन अच्छा लड़का होता तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ खुद करवा देता, मगर वह बहुत बुरा इंसान है। इलाके की हर लड़कियां के ऊपर उसकी नज़र है। रुचि रोने लगी और बोली, भैया, घर में सुनापन और अकेलापन था। इसी वजह से मैं इस गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे नवीन में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए थे। उनके सर से भारी बोझ उतर गया था। उन्होंने हम दोनों को कमरे से भेज दिया। यकीनन अब भाभी की खबर लेने वाले थे। वो भाभी की खबर लेने वाले थे। वह भाभी को हमारे सामने कभी नहीं डांटे थे। मैंने कहा, भैया, आप भाभी को कुछ मत कहना, वो हमारी माँ जैसी हैं। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों के गले लग गई और एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा माहौल बन चुका था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।